हर देश अपने महान कहानीकारों, अपने ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स को कैसे सम्मानित करता है। भारत में इस सम्मान का सबसे ऊंचा शिखर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए आज भारत के इसी सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान की कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ, कैसे बदला और इसकी विरासत क्या है। तो शुरुआत करते हैं इस पुरस्कार की अहमियत से। तो सवाल यह है कि आखिर ये अवार्ड इतना जरूरी क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्ञानपीठ को भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी ऑनर माना जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किसी एक किताब के लिए नहीं मिलता, नहीं, ये किसी लेखक के पूरे जीवन के काम को, भारतीय साहित्य में उनके असाधारण योगदान को सलाम करता है। मतलब ये सच में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई पुरानी बात हो गई है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अभी हाल ही में 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हिंदी के जाने माने लेखक विनोद कुमार शुक्ल के लिए की गई। और इससे ठीक पहले 2023 का 58वां पुरस्कार दो दिग्गजों को एक साथ मिला, उर्दू शायरी के बादशाह गुलजार साहब और संस्कृत के प्रकांड विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को। तो ये तो हुई हाल की बात, लेकिन इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, इस पुरस्कार की नींव रखी थी भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन ने। और उनका विजन, उनका दृष्टिकोण बहुत साफ था। वो भारत के उन लेखकों को पहचान देना चाहते थे, उन्हें बढ़ावा देना चाहते थे, जिनकी रचनाएं हमारे देश की अद्भुत विविध संस्कृति को दिखाती हैं। तो इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए साल 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई। और सम्मान के तौर पर विजेता को 11 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। और ये सम्मान किसी एक दो भाषा के लिए नहीं, बल्कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं के लेखकों के लिए था। ये अपने आप में भारत की भाषाई विविधता का एक बहुत बड़ा जश्न है। लेकिन ये सिर्फ पैसे और सर्टिफिकेट की बात नहीं है। इस पुरस्कार का एक बहुत ही खास और प्रतिष्ठित हिस्सा है वाग्देवी, यानी ज्ञान की देवी सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा। ये प्रतिमा खुद में भारतीय संस्कृति में ज्ञान और कला के महत्व का प्रतीक है। अब इसकी पात्रता के दो बहुत जरूरी नियम हैं। पहला, ये अवार्ड सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। और दूसरा नियम जो काफी दिलचस्प है, वो ये है कि इसे कभी भी मरणोपरांत यानी किसी के निधन के बाद नहीं दिया जाता। इससे ये पूरी तरह से जीवित लेखकों के सम्मान पर ही केंद्रित रहता है। समय के साथ हर चीज बदलती है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बदला है। तो चलिए इसके सफर में आए कुछ अहम पड़ावों को देखते हैं। तो देखिए, जब 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया, तब ये किसी एक खास किताब के लिए दिया जाता था। लेकिन फिर आया साल 1982 और यहाँ एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। नियम बदल दिया गया। अब ये पुरस्कार किसी एक किताब के लिए नहीं, बल्कि लेखक के पूरे साहित्यिक जीवन के योगदान के लिए दिया जाने लगा। और यहीं से ये सचमुच एक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान बन गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2018 में एक और नया अध्याय जुड़ा, जब इसके दरवाजे अंग्रेजी में लिखने वाले लेखकों के लिए भी खोल दिए गए। अब बात करते हैं उन नामों की जिन्होंने इस अवार्ड के इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। वो लोग जिन्होंने मील के पत्थर स्थापित किए। कुछ नाम हैं जो इतिहास बन गए। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट विनर 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप। फिर एक और मील का पत्थर बना 1976 में, जब आशापूर्णा देवी यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। सोचिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी। और जैसा कि हमने अभी बात की, 2018 में अमिताभ घोष पहले अंग्रेजी लेखक बने जिन्हें यह सम्मान मिला। तो इन सब बातों के बाद आखिर में समझते हैं कि इस पुरस्कार की असली विरासत, इसकी लेगेसी क्या है। देखिए, बात सीधी सी है। ज्ञानपीठ सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये एक जश्न है। हमारी भाषाओं का जश्न, हमारी कहानियों का जश्न और हमारी साहित्यिक परंपरा का जश्न। ये इस बात का सबूत है कि भारत की कहानियों में, चाहे वो किसी भी भाषा में कही जाए, कितनी ताकत है। और ये पुरस्कार हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है। जैसे जैसे भारत का लिटरेरी सीन बदल रहा है, विकसित हो रहा है, तो आगे किसकी कहानियां हैं जो हमें सुनने को मिलेंगी? और कौन होंगे वो कहानीकार जो उन कहानियों को हम तक पहुंचाएंगे? सोचने वाली बात है ना?